प्रोफेसर सुमेधा धनी जी हमारे बीच हैं और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से सेवानिवृत्त हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैडम, देखा जाए तो महिला का जीवन वैसे बड़ा कष्ट में होता है और कहीं ना कहीं जो है बड़ी मुश्किलों से अपने जीवन को वो उभार पाती है, निखार पाती है। और कहीं ना कहीं उस सितारे की अगर बात की जाए तो उस सितारा अगर देखा जाए तो एक सुमेधा धनी के नाम से भी जाना जाता है। और उस सितारे से आज हम बात कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैडम मैं यही जानना चाहूंगा कि आपने जो अपनी शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की और कैसे यहाँ तक पहुंचे? जी, मेरा जन्म तो भटिंडा का है, पंजाब का। हाँ। और डैडी क्योंकि सरकारी सेवा में थे तो वो ट्रांसफर उनके होते रहते थे। तो पहला स्कूल मेरा लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल था, दिल्ली में बेंगलोर रोड पर। और फिर छोटी क्लास में ही थी प्राइमरी में कि डैडी का चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया था। और बाद में डैडी क्योंकि ऑफिसर थे, अपने में बिजी रहते थे, तो उन्होंने तो अपने स्टाफ को ये दे के भेज दिया था कि जो घर के पास स्कूल हो वहां एडमिशन करा दें। तो हमारा एडमिशन एक्चुअली उनके किसी क्लर्क ने करवाया होगा। तो वो 8 सेक्टर का सीनियर सेकेंडरी स्कूल था चंडीगढ़ का। तो वहां से हमने 11वीं करी, जो कि 10वीं तो सबके लिए नॉर्मल थी तब। और प्री यूनिवर्सिटी के 2 ऑप्शन थे कि स्कूल से भी कर सकते थे, सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज से भी कर सकते थे। तो मेरी बड़ी बहन ने गवर्नमेंट कॉलेज से किया था और मेरा स्कूल में मन लगा हुआ था, तो हमने कहा हम स्कूल से ही करेंगे। तो स्कूल से ही प्री यूनिवर्सिटी की थी मैंने। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध पीजीआई है, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाद, और चंडीगढ़ ये शुरू के दशकों में बनी हुई संस्थाएं हैं। और उसके साथ ही हमारा चंडीगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज लगता था, तो वहां से मैंने बीए की पढ़ाई की थी। अच्छा, नौकरी की बात की जाए मैडम, तो नौकरी जैसे आप बता रहे हैं कि आप जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में यहाँ अपॉइंट हुए प्रोफेसर के पद पे। तो हाँ जी। इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कैसे यहाँ आने की शुरुआत की? जी, इसके लिए मुझे अपनी हायर एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। हाँ। कि जो मैंने बीए करी थी गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, वो आज पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, और उसका पुराना नाम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन भी था, और फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ हो गया था, क्योंकि 80 के दशक में लड़कियों को एंट्री दे दी गई थी, कॉमर्स और विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां से जब बीए करी थी, सोशियोलॉजी के साथ करी थी। शुरू के सालों में फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी भी पढ़ा था। तो फिर जब पंजाब यूनिवर्सिटी में जाने का समय आया तो पता चला कि वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है और एंट्रेंस के बेस पे वहां पे एडमिट होते हैं। तो मैंने वहां सिर्फ एक विभाग में एडमिशन फॉर्म भरा था और एंट्रेंस हुआ, और मैंने उस एंट्रेंस को पास किया। और बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि 1 साल की डिग्री होती थी, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। और ये 1983-84 की बात है। और हमारी उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वो जो 31 अक्टूबर 1984 का दिन है, वो मेरा यूनिवर्सिटी का पहला साल था। और यूएनआई का टेलीप्रिंटर हमारे डिपार्टमेंट में लगा होता था, तो वो सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के पास खबर आई थी, और फिर वो वाइस चांसलर के पास भेजी गई थी। और तब पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में सभी लोग मैदान में निकल आए थे कि प्रधानमंत्री को गोली लगी है। और ये थी मास कम्युनिकेशन की शुरुआत। और नौकरी तो उस वक्त भी मिल सकती थी, सब एडिटर की। और दी ट्रिब्यून में ट्रेनिंग करी थी, दैनिक ट्रिब्यून में रहते थे, फोटोग्राफर्स के साथ हम रिपोर्टिंग करने जाते थे और एडिटिंग करते थे। तो नौकरी की बिल्कुल पूरी संभावना थी। लेकिन हमारे माता पिता ने कहा, डैडी आईएएस से सेवानिवृत्त हुए हरियाणा के, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में, आखिरी जो उनकी मेन पोस्टिंग थी। तो फिर हमारी मम्मी ने भी कहा कि तुम पहले और पढ़ाई कर लो, एमए कर लो, कि बाद में कभी लगे कि नौकरी करते रहे और पढ़ाई अधूरी रह गई। और वो क्योंकि एक टीनेज ब्राइड थी मेरी माता जी, तो उनको हमेशा पढ़ाई के सपने आते थे कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा और पढ़ लो, और नौकरी अभी 21 साल की उम्र में करने की जरूरत नहीं है। तो फिर
हमने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमारे डिपार्टमेंट के साथ ही था, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाई जाती थी। तो मुझे लगा मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट क्रिटिसिज्म, आर्ट राइटिंग वगैरह में, तब तो मैंने उस विभाग में एडमिशन लिया और 2 साल का एमए करा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद यूनिवर्सिटी मेडल भी प्राप्त किया। और बाद में तो मैं आर्ट हिस्टोरियन बनना चाहती थी एक बार। और फिर वो वहाँ के प्रोफेसर्स के पास, जैसे कि विद्यार्थी जाते हैं कि सर पीएचडी करा दो, और हमने पीएचडी करनी है इस सब्जेक्ट में, तो कोई रिस्पांस मिला नहीं था। तो फिर हमें लगा कि कैसे करियर को बनाया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 3 साल बिताने के बाद ये बात मुझे क्लियर हो चुकी थी कि मैंने यूनिवर्सिटी टीचिंग में ही नौकरी प्राप्त करनी है और नहीं करनी थी। मैडम, आपको रोकते हुए मैं ये और जानना चाहूंगा, एक महिला होने के चलते देखा जाए तो परिवार का साथ ना हो, भाई का साथ ना हो, माता पिता का साथ ना हो, लेकिन मंजिल तक जाना हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो परिवार के विषय में अगर बात की जाए, परिवार के माहौल की बात की जाए, तो परिवार के लोगों के लिए अगर रूबरू कराने की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे परिवार के लिए? जी, मेरे डैडी जो है, मेरे पिताजी, तो वो भिवानी जिले से है, हमारे दादा का गांव तिगड़ाना। और वो अपने गांव से निकल के आए हुए शुरू के जो लड़के थे उनमें से थे कि पहली बीए, पहली एमए, एलएलबी, और फिर सेवा में आना, पीसीएस में आना, एचसीएस में आना, आईएएस में आना। तो वो रोहतक में सन 60 में, 60 से 62 वो यहाँ पे इन्होंने सेवाएं भी दी हैं। वो उस वक्त के डीसी के बराबर की जॉब थी। तो और 15 अगस्त पे सलामी लेना वगैरह, हम बचपन से वो फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट देख के बड़े हुए कि, और रोहतक में सन 60 में बाढ़ भी आई थी, तो उस वक्त वो रेस्क्यू ऑपरेशन किश्ती में देखने जाते थे। तो इस तरह का बचपन की यादें हैं। और फिर हम चंडीगढ़ में जैसे पढ़ाई कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। और फिर मैंने क्योंकि मैंने ये फैसला करा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में संभावनाएं नहीं दिख रही थी क्योंकि देश में 4 यूनिवर्सिटी में ही था। तो फिर मुझे लगा कि मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, और यूजीसी कहती है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक टेस्ट कराती है नेशनल लेवल पे, जिससे स्कॉलरशिप मिलती है और एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप भी होती है। तो उसके लिए मास्टर डिग्री करना जरूरी है। तो मेरे जमाने में मास्टर डिग्री हम मदुरई सुनते थे, और अब वो हमारे लिए बहुत दूर थी। और पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला सुनते थे, या भोपाल सुनते थे। तो उन सालों में माँ बाप का, हम ये कहें कि जैसे आजकल बहुत बच्चों को गाइड किया जाता है, तो ऐसा नहीं था हमारे लिए। मैडम, आपको रोकते हुए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। प्रोफेसर सुमेधा धनी जो है, देखा जाए 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, 1997 से 1999 में। एक ही टेन्योर है, और स्कॉलरशिप 3 लगाई है। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में जो है आप गए, और ऑस्ट्रेलिया में जो है जाके सम्मान प्राप्त किया। तो उसके कुछ ऐसी खास बातें क्या रही, किस वजह से वो सम्मान आपको मिला, क्यों वहां जाना हुआ? जी, जब मैं दिसंबर 1991 से यहाँ की मैंने नौकरी जो ली थी, बहुत कंपटीशन में नंबर 1 पे सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि एक तो देश में जात पात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और चंडीगढ़ तो बाहर बना दिया गया हमें। तो जो कहते हैं सन ऑफ द सॉइल, यहाँ लगने को तैयार बैठे थे। तो लेकिन जितने कैंडिडेट आए थे उसमें यूजीसी की द्वारा दी गई क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री और नेट पास हो, एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, वो सिर्फ मेरे पास थी। और हमारे ब्रिगेडियर ओपी चौधरी थे, वो बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, और उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना। और नहीं तो हम कहें कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इस तरह नंबर 1 पे कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सिफारिशियों का भी बहुत ज्यादा ढेर लगा होता है। तो ऐसे हुआ। तो फिर यूनिवर्सिटी न्यूज निकलती है एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, तो वो हमारे प्रोफेसर खजान सिंह सांगवानिया सोशियोलॉजी में प्रोफेसर थे, वो उनके घर मैगजीन आती थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप निकली हुई है, कैन यू डू इट? तो मैंने कहा सर बताइए, और उनसे मैंने मैगजीन ली, और फिर वहां पे एप्लीकेशन बना के भेजी, और काफी कुछ उसमें बताना होता था, रिसर्च प्रोजेक्ट का लिखना होता था। और 3 लेवल पे
आपकी सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं, कि पहले जैसे 5,000 एप्लीकेशन आई पूरे भारत से, उसमें से उन्होंने कुछ एप्लीकेशन निकाली, फिर उसमें से आगे तो फाइनल तक पहुंचते पहुंचते इंटरव्यू के बाद तो कुल उन्होंने 30 कैंडिडेट पूरे देश से, मतलब 30 सब्जेक्ट के, तो एक सब्जेक्ट का एक कैंडिडेट उन्होंने लेना था। तो मास कम्युनिकेशन में पूरे देश में से मेरी सिलेक्शन हुई। अच्छा। और मैंने बहुत ही तैयारी करी थी ऑस्ट्रेलिया के बारे, एनसाइक्लोपीडिया से और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से जो रिटन मटेरियल प्राप्त होता है वो उसको पढ़ा था। और कोई प्रश्न ऐसा नहीं था जो मेरा अनआंसर्ड गया हो। अच्छा मैडम, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अन्य देशों की भी बात की जाए तो सुमेधा धनी जो है जी। कौन कौन से देश का जो है धार्मिक सामाजिक रूप में यात्राएं करती है? अच्छा जी, ये जो है कि हम कहें कि जिसको लोग वर्ल्ड टूर कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को अगर आपने टच कराए तो वो वर्ल्ड टूर है। तो उस हिसाब से मैंने वर्ल्ड टूर कराए। और आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ कि सबसे पहले मैं थाईलैंड गई थी 1994 में। पासपोर्ट भी तभी बना था, तो पहला पासपोर्ट था वो मेरा। तो वो हमारी एशियन मास कम्युनिकेशन की एसोसिएशन है, तो वो उस वक्त सिंगापुर से चलती थी। तो उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है और वो बैंकॉक में हो रही थी, और मैंने उसके लिए अपनी प्रस्तुति भेजी थी और वो सिलेक्ट हुआ था। तो ये लगा लीजिए कुछ जुलाई 1994 की बात होगी। तो सबसे पहले मैं थाईलैंड गई थी, और उसमें मैंने थाईलैंड का पहाड़ी हिस्सा, चिंग माई कहते हैं, वहां तक भी यात्रा की थी, उत्तर पूर्व की तरफ। और बैंकॉक तो थाईलैंड का एक तरह से दक्षिण है, तो वो था। और दूसरा देश सिंगापुर था, वो भी एमिक की कॉन्फ्रेंस थी, वो एनुअल कॉन्फ्रेंस अगेन, तो वो सिंगापुर की थी, और वो 96 था। और 97 में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हो गई। 96 के अंत तक सारी कागजी कार्रवाई होती है और इंटरव्यू एक्सेट्रा। और फिर जनवरी 1997 में 12 जनवरी को यहाँ से फ्लाइट शुरू हुई है और 13 को उसने वहां हमें पहुंचा दिया था। तो सबसे पहले क्वींसलैंड में, ब्रिस्बेन में उतरे थे, और वहां से रॉकहैम्पटन में और वहां सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में मेरी जो है प्लेसमेंट हो रखी थी। तो वहां पे ब्रिस्बेन से तो छोटा जहाज था वो, जिससे ब्रिस्बेन टू रॉकहैम्पटन गए थे, कुछ 28 सीटर कुछ ऐसा आसपास का लगाइए। और तो उसके एक्चुअली 2 महीने के अंदर ही पता चला कि मेरे जो सुपरवाइजर थे वो वहां पे, उन्होंने मेलबर्न में नौकरी ले ली थी, क्वींसलैंड को छोड़ के, रॉकहैम्पटन को छोड़ के। और तो मुझे उनको फॉलो करना था। तो रॉकहैम्पटन छोड़ के मार्च 3 महीने में तकरीबन मैं, जो विक्टोरिया स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट, और उसका मेलबर्न तो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, तो वहां पे मैं आ चुकी थी डीकन यूनिवर्सिटी में। और ये लगाइए कि जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे 2-3 प्रोफेसर अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे, तो मेरा मन होता था। और बाद के वर्षों में हमने डॉक्टर अंबेडकर के बारे पढ़ा, जो पढ़ा, नेहरू के बारे भी पढ़ा, गांधी के बारे, ये सब लोग विदेश पढ़ने जाते थे। तो मेरा और सबसे ज्यादा ध्यान तो कि जिसने हमें मानवता का लेसन पढ़ाया, तो वो तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कि वो कैसे कोलंबिया स्टेट यूनिवर्सिटी गए और ग्रेज इन गए यूके में, और उन्होंने देश को इतना सुंदर संविधान दिया जो कि दुनिया का बेस्ट संविधान कहा जाता है। तो मुझे था कि मैंने भी, कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं और मैंने भी विदेश की पढ़ाई करनी है। कि बड़े बड़े महानुभावों ने कहा है कि जब आप यात्रा करते हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कि आपको कुएं के मेंढक बन के रहने की आवश्यकता नहीं है। और जब पुराने हमारे कहीं गुरु नानक कहें, देखिए हमने यहाँ, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, तो उस तरह हमने उनकी भी फोटो लगाई है। और वो अपने समय में इतना भ्रमण कर गए थे, तो हम कहें हमारे भगवान बुद्ध थे, तो उन्होंने भी पूरे देश में आसपास उन्होंने भ्रमण किया था जी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारत में जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक आपने जो है बहुत भ्रमण किया है, तमाम धार्मिक स्थलों पे भी आप गए जी। तो क्या महत्वपूर्ण विषय रहा, किस वजह से भारत का आपने कोना कोना जो है घुमा? जी जी जी। तो एक्चुअली जो सबसे पहली मेरी जो उससे तो सबसे लंबी यात्रा, तो वो
चंडीगढ़ टू कोयम्बटूर थी। हाँ। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है, इट इज फेमस फॉर ये कॉटन इंडस्ट्री। हाँ। तो वहां पे एमी की ही कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुझे याद है विमेन एंड मीडिया पे मैंने पेपर प्रस्तुत किया था जिसकी बहुत तारीफ हुई थी। और सिंगापुर से ही वो जो एमिक वाले लोग आए हुए थे, एशियन मास कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो उसका पूरा नाम है। और तो उस वक्त ये सन 90 के दशक की बात है, उस वक्त में 89 टू 90 बैच मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही थी। और उधर से ये कॉन्फ्रेंस आई और मेरे प्रोफेसर जो कि अब लेट प्रोफेसर के.एम. श्रीवास्तव हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर रहे। तो उन्होंने कहा कि एक इनविटेशन है, जाना है क्या, पेपर अगर आपने पढ़ना है तो वो पेपर मेरी लेडी प्रोफेसर के लिए मतलब इनविटेशन उनके लिए था और वो नहीं जा रही थी, तो मेरे हाथ में इनविटेशन आ गया था। और मुझे आज तक याद है कि 200 रुपए की ट्रेन टिकट थी और वो मेरे बड़े भाई कैप्टन वाईपी धनी ने मुझे भेजी थी। और तीसरे दिन हम कोयम्बटूर पहुंचे थे। और 1991 में जब मैंने नौकरी यहाँ पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करी, तो मेरा एक और कॉलीग जो वहाँ पहले से पढ़ा रहे थे, अब वो प्रोफेसर हरीश कुमार हैं, तो वो टूर की एक तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंट का एजुकेशनल टूर। लेकिन लेडी टीचर नहीं थी और हमारे पास 5 लड़कियां थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है और अब आपके सहयोग से हम ये टूर बना पाएंगे। तो वो जो स्टूडेंट का टूर है वो 21 दिन का टूर था, हमने कन्याकुमारी तक। तो हम रोहतक से चल के और दिल्ली से, क्योंकि दक्षिण भारत की ट्रेन दिल्ली से चलती हैं, तो हमने वो ट्रेन ली और वाया चेन्नई, जिसको मद्रास कहते थे, और चेन्नई, महाबलीपुरम और ऐसी जगहों से होते हुए मदुरई से भी निकले। और हम हमारा नया साल जो है कन्याकुमारी में था। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा, क्योंकि माता पिता के साथ इतनी लंबा मुश्किल रहता है। महिला अधिकारिता में शानदार भूमिका निभाने वाली प्रोफेसर सुमेधा धनी 28 बार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी है। जितना बड़ा अचीवमेंट आपको मिला और एक आप जो है अभी तक लोगों के बीच में उस मैसेज को नहीं दे पाए, 28 बार जो है मान सम्मान और सम्मान आपने प्राप्त किया, उसके विषय में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मेरा ऐसा रहा है कि कोई विज्ञापन आया, जैसे सरकार ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एप्लीकेशन मांगी हुई है, और मैं बिल्कुल साफ दिल से एप्लीकेशन को बनाती हूँ और इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जाती हूँ। तो जैसे कि एडकॉस 97 जो कि स्कॉलरशिप, वो 96 वाली भी मुझे प्राप्त हुई थी पर प्लेसमेंट नहीं हुई थी। तो ऐसे जाती हूँ, तैयारी करती हूँ, इंटरव्यू फेस करती हूँ। और ये हम कहें कि भगवान बुद्ध की कृपा है कि हम एक सत्य के मार्ग पे चले हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कृपा है कि उन्होंने लड़कियों को शिक्षा के लिए आगे लाए, और हमारे फूले दंपति की भी कृपा है कि शिक्षा जो है उसका प्रचार सारे आम व्यक्तियों में भी हो सका, लड़कियों में हो सका, महिलाओं में हो सका। तो सबसे पहला जो इसको हम ऑनर कहें कि स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, बहुत ही ऑनर की बात है। इट वाज ए फुल स्कॉलरशिप, मतलब कि आना जाना, खाना, खर्चा, रहने का, और जो ट्यूशन फी होती है वो सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की सरकार दे रही थी। तो वो उन्होंने मुझे 3 साल के लिए दिया था। और बाद में भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम निकाला था, राइटिंग हिस्ट्रीज, राइटिंग कल्चर्स। तो उस पे 1 महीने का प्रोग्राम था और वहां पे भी मैंने एप्लीकेशन दी। तो आई वॉज द ओनली इंडियन, और एशियन में तो एक जापान का लड़का भी था, ही इज नो मोर नाउ, बट तो और बाकी सब गोरे लोग थे, जो कि आप इसको अंग्रेज कहें कि अमेरिकन कहें कि न्यूजीलैंडर, तो वो जो अंग्रेज की ही एक कहिए कि ये जातियां हैं, तो वो वाले सब थे साथी हमारे। और एक मैं थी, तो हम वहां पे ब्राउन कैटेगरी में हैं। ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप एडकॉस 97 ने मुझे ऑस्ट्रेलिया देखने का मौका दिया, और उसके बाद मेलबर्न टू मैं पर्थ भी गई, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहां इंडियन क्रिकेट टीम भी खेलने जाती है कई बार। तो और फिर मैंने
मेलबर्न टू नॉर्दर्न टेरिटरी, जो कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया होते हुए ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ हम जाते हैं, वो वाली यात्रा भी मैंने बाय रोड करी है डीकन यूनिवर्सिटी के टूर पे, जो कि बहुत ही मेमोरेबल है। तो कि केनियन वहाँ पे बहुत बड़ी ऊंचे पहाड़ हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर की राइड ली, हॉट एयर बैलून में गए, और वहाँ के जहाज और वहाँ की बोट्स, और यहाँ पे बोट छोटा शब्द लग सकता है, वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी बोट्स होती हैं। तो वो उन सब में ऐसा मौका है इसके मिला। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उस वक़्त थे जॉन हॉवर्ड, जो कि 4 बार, उनके भी मुझे वहाँ के हयात कहते हैं वो, हयात होटल में 5 स्टार, वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पे उनसे मुलाकात हुई थी, और मेरी दीवार पे उनकी फ़ोटो रहती है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटोज़ है हमारी। तो और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुंदर देश है, और देखा जाए मैडम तो 28 अवार्ड की बात कर रहा हूँ, जो 28 अवार्ड हैं वो तो कौन कौन से? उसमें सबसे पहले तो ये वाली लिस्ट भी आप दिखाइएगा। हाँ, तो एट कॉस्ट 97 पहला, हाँ, और उसके बाद 99 में हमें जो डीकन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी रिसर्च फेलोशिप दी थी हमें 2 साल के लिए। और इसी के दौरान ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में स्थित है, और वो कैनबरा बड़ा चंडीगढ़ जैसा शहर है, तो वहाँ पे उन्हें मतलब स्कॉलरशिप उनको कहते हैं, जो पूरा आपका रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वो सारा देते हैं। तो एक राइटिंग हिस्ट्री, राइटिंग कल्चर्स, तो ये जो है ये फर्स्ट थ्री तो ये हो गया। और उसके बाद जो भारतीय पुरस्कार हैं वो बाद में आने लगे। जैसे कि हम कहें कि 2015-16 में हरियाणा सरकार ने महिलाओं का विभाग है जो महिला एवं बाल विकास, तो वो सर अखबार में निकालते हैं कि आप इस पुरस्कार के लिए अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। तो मैंने नॉमिनेशन भेजा और उसको बहुत ही पसंद किया गया। मेरी फाइल में बहुत सारे सुंदर, उसको हम कहें कि जैसे सर्टिफिकेट हैं या क्या हैं, देश विदेश के भी लगे हुए थे। और प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ रैली में मैंने काम किया था 2015, 22 फरवरी की बात है। तो वो वहाँ की भी फोटोज थी, और ऐसा काम किसी और ने नहीं किया था। तो स्त्री शक्ति पुरस्कार 2016 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं ऐसे वाले, तो वो तब मैंने प्राप्त किया था। और उसके आसपास तो आप देखिए कि चाहे हमारे आसपास का गांव है, जो हमारे अब एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए, तो निदाना, और तो उनकी 2 गांवों से कनेक्शन बताते हैं कि एक गांव में पैदाइश है और एक में 4 साल के आ गए थे। तो निदाना भी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर का गांव है। तो वहां पे भी हमने माध्यमिक स्कूल है बॉयज का, और एक और स्कूल भी है। तो हमने 2 स्कूल में बेटी बचाओ की प्रदर्शनी, और खूब, क्योंकि सरकारी स्कूल तो अच्छा बड़ा एरिया होता है, पूरे मैदान और सफेदे के पेड़ और पोस्टर्स लगा के पूरा, मतलब कि ऐसा हमें हमेशा लोगों ने बताया है कि उन्होंने नहीं देखा है कभी किसी को करते हुए, और अपने खर्चे पे ही मैं अपने पैशन से इसको करती रही हूँ। प्रोफेसर सुमेधा नदी जी जो है आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप खुद एक महिला हैं और आपने जो है इतना सारा सब कुछ अचीवमेंट किया है। कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर अम्बेडकर भगवान तथागत बुद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो कितना उन पे विश्वास है और कितने उनके कार्यों पे? बहुत ज्यादा विश्वास है। और हम कहें कि प्राचीन काल से, हम कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है, तो उसमें आर्किटेक्चर बहुत हद दर्जे का ऊपर का था। मूर्ति कला भी बहुत थी, और मन के बनाना इत्यादि वो इराक तक में पाए जाते हैं। और ये सब कुछ जो मैंने लोथल में भी जाके देखा है कि जहाँ से जहाज चल के अपने पश्चिम की तरफ से समुद्री यात्रा करते हुए जाते थे। और जब भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि का समय है, ये बुद्धकालीन भारत है। तो भगवान बुद्ध, जो कि अब वो लुम्बिनी नेपाल में आता है, और ये सारा एक बृहद भारत था जिसमें आसपास के एशियन देश हैं, ये अपने बृहद भारत का हिस्सा थे। और भगवान बुद्ध को दुनिया भर ने एक गुरुजी माना है। मतलब कि ज्ञान का ऐसा स्रोत है वो, कि वो हर एक बात का उत्तर उनके साहित्य में हमें मिलता है। तो बहुत ही विश्वास है। और आप बाद में हमारे
आपके दर्शकों को दिखा भी सकते हैं कि मेरी दीवार की शुरुआत भगवान बुद्ध से और साथ ही सम्राट अशोक भी हैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध अपना मैसेज देके चले गए थे और उसके बाद उसको फैलाने का काम सम्राट अशोक ने, जो कि कहते हैं 84,000 स्तूप इत्यादि उन्होंने बनवाए। तो उन्होंने दुनिया भर में, वो पश्चिम में आप ये लगाइए कि पूरब में म्यांमार से लेके और पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया तक ये जो स्तंभ पाए जाते हैं, लेख पाए जाते हैं, वो आर्मेक भाषा में भी हैं, वो ग्रीक भाषा में, और अपनी तो है ही पाली और धम्म लिपि इत्यादि। इसके साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में अगर बात की जाए तो डॉक्टर कितनी प्रेरणा ली इनसे? बहुत प्रेरणा ली है कि जब हमने डॉक्टर अंबेडकर को जानना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, तो और बचपन में हम देखते थे कि माता-पिता उनके जन्म दिवस को मनाने जाते थे, चंडीगढ़ में दिवस मनता था और उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता था और देश के बड़े-बड़े नेता, तो मेरे पिताजी जो कि बाद में उन्होंने पीएचडी करी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वो डॉक्टर एसएल धनी, डॉक्टर सुखलाल धनी आईएएस हो गए थे। भगवान बुद्ध के समय में जब महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार मिल गया था, तो वो थ्योरी भी हैं, थ्योरी गाथाएं हैं जैसे, वो अब हमारे पास प्राप्त हैं। और बाद में हम कहें कि 19वीं शताब्दी तक हमारे को शिक्षा देश में दिखाई नहीं दे रही थी। तो जो फूले दंपति हैं, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए कैसे काम किया, स्कूल खोले और वो पुणे इत्यादि से उन्होंने करा और वो पूरे देश में फैला। और तो हर एक जाति की महिला घर में खेत खलिहान में ही काम कर रही थी और उसको बाहर निकलना केवल अपने काम से। अब काम से कौन निकलती थी? आम जाति की महिलाएं, जिनको हम उच्च जाति कहते थे, वो तो घरों के अंदर रहती थी। तो फिर जब सावित्री बाई फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना शुरू करा, तो देश भर में विद्यालय खुलने लगे। कि मेरी माता जी भी, जो कि आज 82 साल की हैं, तो वो अपने गांव के स्कूल में गई थी और मैंने भी वहां जाके देखा है, बहुत ही सुंदर स्कूल है और छोटे-छोटे गांव में भी स्कूल खुल गए थे। क्योंकि मम्मी भी स्कूल गई थी, तो वो चाहती थी कि मेरी बेटियों की शिक्षा में कमी ना आए, तो उन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित करा। तो मेरी माता का भी बहुत योगदान है और बाबा साहब ने तो पूरी तरह से देश में विषमतावादी जो साम्राज्य था उसको उन्होंने महसूस करा। पहले एडमिशन ना मिल पाना, एडमिशन किसी तरह मिला तो क्लास के अंदर ना आ पाना और घड़े से पानी ना पी पाना। तो हम उस तरह के, हम कहें कि गंदा दौर, वो बाबा साहब ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हम उससे आगे थे। तो कोई खुल्लम खुला जात पात, वैसे कि देश में आपकी चाहे नौकरी लगे, चाहे शादी ब्याह का मौका, कोई सबसे पहले जाति पूछी जाती है और उसके बिना काम नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी हम कहें कि स्वतंत्रता के बाद और जब से संविधान लागू हुआ और सबको एक कहा गया और धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा की, कल्चर की, ये सारी स्वतंत्रताएं हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राप्त करवाई। और तो स्कूल इत्यादि के दौरान हमारे को कोई ऐसा खराब अनुभव नहीं हुआ। लेकिन इस बारे मुझे ये बताना जरूरी है कि जो अपने को उच्च जाति कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस से बताते थे, हम शर्मा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो और हमें ये पता था, जो कि हमें माता-पिता से पता लग चुका था, कि ये जात-पात का ऐसा माहौल है कि आपको इससे बच के निकलते हुए अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो। तो हम उस तरह के डिस्कशन में भाग नहीं लेते थे और अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। आखिर में चलते-चलते अगर कोई मैसेज की बात की जाए, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से, तो क्या कहेंगे इसके लिए? हमारे देश के सभी नागरिकों को, और इसमें पुरुषों का ज्यादा रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि संपत्ति उनके हाथ में रहती है, निर्णय उनके हाथ में रहता है। तो भाई अपने घर की बहन बेटी सबको खूब पढ़ाएं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें, क्योंकि जब तक महिला कमाने के लायक नहीं होती है, तो क्योंकि अब आधुनिक समाज है, तो कोई भी
आपको शादी ब्याह के मौके पे भी नौकरी पेशा लड़की को पसंद किया जाता है। कुछ लोग घरेलू लड़की को भी पसंद करते हैं, ये अलग अलग परिवार की बात है। लेकिन कमाने वाली लड़की किसको अच्छी नहीं लगती कि घर में बहुत सारे हजार रुपए भी आ रहे हों, और काम लड़की फिर भी घर का भी करती है और बाहर का भी करती है। तो जैसे सोशियोलॉजी में इसको ऐसे घर का काम और बाहर का काम दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो और जब वर्किंग लेडी हो जाती है वो दोनों ही काम करती है, और इसको उसमें उसकी एक्सपर्टीज कहें या मजबूरी कहें, वो सारा दोनों का रहता है, तो वो करना पड़ता है। और किसी भी परिवार को ये बहुत अच्छा लगता है कि आपकी बहू जो है वो नौकरी पेशा है और अच्छी नौकरी कर रही है। मैंने और अब मैं पिछले सालों में गर्ल चाइल्ड पे काम करती रही हूँ, महिलाओं के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए। तो हम कहें कि अगर आप अंबानी की बेटी हैं या बेटा हैं तो आपको ज्यादा मतलब कि आपको कितनी चिंता, आपको ज्यादा चिंता नहीं है ना, सब कुछ बहुत कुछ करा कराया है, आपके बाप दादों ने बहुत कुछ करा हुआ है। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, उनको खुद को एस्टेब्लिश करना होता है, अपने दम पे कमा खाना होता है। तो उसमें आपको अपने आप में जो है कोई नौकरी प्राप्त करनी पड़ती है या बिजनेस करना पड़ता है। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप आज बातचीत करने आए हैं, और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके दर्शकों को भी एक बार पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।